नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा भारत सीरीज में हम हर हफ्ते भारत के बारे में बात करते हैं। भारत की आजादी के 100 वर्षों की बात करते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे वो वैदिक आइडियोलॉजी की बात हो, चाहे वो वेदा की बात हो, योगा की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, स्वच्छ अभियान की बात हो। तो उसी सीरीज में दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य और भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों की। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्स जुड़े हैं जो कि बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेबल हैं। पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। और सच पूछिए तो आज जो मैं बात करने वाला हूं नेचुरोपैथी की, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसका ए से लेके जेड तक सब कुछ मुझे डॉक्टर साहब ने ही सिखाया है। उस मामले में भी मैं उनका शिष्य रहा हूं। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के बतौर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आप इंस्पेक्शन कमीशन बतौर चेयरमैन इंस्पेक्शन कमीशन रह चुके हैं, अपॉइंटेड बाय एपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विजयवाड़ा। आपने एक सर्वे भी हेड किया जो कि 2009 में 21 स्टेट्स में हुआ बाय NHSRC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द स्टेटस एंड रोल ऑफ आयुष सिस्टम इन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आप फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी के जीरो अरुणाचल प्रदेश में। आप अभी बतौर चांसलर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन कर करके। जी, और नेचुरोपैथी पर ये आपने पहली बार मेरे ख्याल में यह आयोजन किया है। जी सर। प्राकृतिक चिकित्सा आज केवल भारत में नहीं सारे विश्व में इस पद्धति की मान्यता है जी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ आज की तारीख में आ रहे हैं। सर, मैं एक गुजारिश मेरा प्रश्न है सर, मैं एक गुजारिश करूंगा पहले कि ये हम चिकित्सा की पद्धतियों के बारे में बाद में बात करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, क्योंकि आप एक शुरुआत से जुड़े हुए हैं इस पद्धति के साथ और भी आप पद्धतियों से जुड़े हुए हैं, भारतीय पद्धतियों से। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा हमारे ऑडियंस की तरफ से कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। आपकी ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि शुरुआत में स्ट्रगल भी रहे, चैलेंजेस भी आए और बहुत आपने अचीवमेंट्स भी किए। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं, फिर आगे हम ये पद्धति के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में और करेंगे। मेरी पैदाइश बर्मा की है, जो पड़ोसी देश है म्यांमार जिसका नाम जी, और उसकी राजधानी है यांगोन। रंगून के नाम से आप लोग ज्यादा जानते। मैं 1967 में रंगून से, जिसको अब यांगोन कहते हैं, कलकत्ता आया और कलकत्ता आने से पहले मुझे प्राकृतिक चिकित्सा का थोड़ा बहुत अनुभव था। रंगून में मैंने कई लोगों से सीखा था
और मेरे ग्रैंडफादर भी बड़े भक्त थे प्राकृतिक चिकित्सा के। कलकत्ता आने के बाद मैंने प्राकृतिक चिकित्सा वहां शुरू किया कलकत्ते में, सबसे पहले 1967। लेकिन वहां थोड़े समय बाद मैं वहां से लखनऊ आ गया। लखनऊ आया, वहाँ एक बड़े मशहूर प्राकृतिक चिकित्सक थे, डॉक्टर खुशीराम शर्मा तिलकर। सच कहिए तो मेरे असली गुरु प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिलकश जी ही हैं। उनके साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा, 1968 से लेकर के और 1980 तक। 68 से 80 तक मैं उनके सानिध्य में रहा। उनका एक दिलकश नर्सिंग होम चलता है, उस वक्त चलता था, अब तो खैर नहीं है। वहां मैं उनके जूनियर के रूप में काम किया, और जो भी मुझे प्राकृतिक चिकित्सा का असली ज्ञान प्राप्त हुआ डॉक्टर दिलकश जी के सानिध्य में ही प्राप्त हुआ। बाद में वहां हम लोगों ने नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की, और उसका मैं लेक्चरर भी था काफी दिन। 1978 में उस संस्था की स्थापना हुई थी। 78 से 80 तक मैं उस नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड रिसर्च वहां पढ़ाता रहा। नेचर क्योर फिलॉसफी ये मेरा विषय हुआ कर। 1980 में भारत सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत सबसे पहली प्राकृतिक चिकित्सा की संस्था थी, और वहां खोज होने लगी कि किसी प्राकृतिक चिकित्सक को नियुक्त करना है। तो मैं वहां सबसे पहला नेचुरोपैथ हूँ जो नियुक्त हुआ अनुसंधान सहायक के रूप जी 1980 में। उस वक्त स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। हमारे ख्याल में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम आपके सारे श्रोतागण जानते हो। वे मशहूर आदमी थे। इंदिरा जी के साथ उनकी बहुत निकट संबंध रहे हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना जब था तो नेशनल टीवी पर हफ्ते में 2 रोज उनका योग का कार्यक्रम हुआ करता, और बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था। हमारे ख्याल में योग के प्रचार प्रसार का जो सबसे पहला सबसे पॉपुलर नाम था वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का ही। उनका बहुत बड़ा योगदान है योग को प्रचार प्रसार देने में, और उन्हीं के अधीन मैं 10 साल तक काम करता रहा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये आज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत संचालित एक संस्था है। और उसी संस्था में काम करने के दौरान हैदराबाद में एक कॉलेज हुआ करता था, गांधी नेचर क्योर कॉलेज नाम था, और वहां पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने उस कॉलेज को अफिलिएट किया था, और वहां 4.5 साल का कोर्स चलता था नेचुरोपैथी का, और एक डिप्लोमा दिया जाता था, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। और वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद उससे अफिलिएटेड था। वो कॉलेज किसी वजह से बंद हो गया था, और 9 महीने तक बंद था। स्टूडेंट स्ट्राइक और मिसमैनेजमेंट और दुनिया भर के झगड़े थे वहां। तो यहाँ एक भारत सरकार में मीटिंग हुई जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के भी जो सेक्रेटरी थे आए हुए थे स्वास्थ्य के, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी भी थे। और उस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि क्या इस कॉलेज को बंद किया जाए या चालू किया जाए, या तो परमानेंटली बंद कर दिया जाए 9 महीने से बंद, या फिर रीओपन कर करके उसको संचालित किया जाए, क्योंकि वो भी विद्यार्थी थे,
उसके माँ बाप बहुत दबाव डाल रहे थे, हजारों की संख्या में चिट्ठियां आती थी। उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि उस कॉलेज को चालू किया जाए, बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश में एकमात्र ऐसा कॉलेज है प्राकृतिक चिकित्सा का जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध। तो हुआ कि कौन जा करके उसको चालू करेगा। हमें धीरेन्द्र नंजारी जी ने कहा मेरे पास आदमी है और मैं भेजूंगा, ये डॉक्टर एस.एन. पांडे जाएंगे वहाँ और जा करके उसको चालू करेंगे। इस तरह से मुझे सेंट्रल काउंसिल की तरफ से भेजा गया उस कॉलेज को खोलने के लिए। असल में उस कॉलेज का जो आधा खर्च था 50% वो हमारी काउंसिल देती थी भारत सरकार की तरफ से, और आधा खर्च उसका आंध्र प्रदेश सरकार 50% ग्रांट देती थी। इसलिए हम लोगों का संबंध था उस कॉलेज से बहुत घनिष्ठ। खैर मैं गया वहां, मैं 3 साल तक प्रिंसिपल था, उस कॉलेज को खोला, संचालित किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस कॉलेज के संचालन के दौरान मुझे कई नए नए अनुभव हुए, और हमारे कॉलेज का जो रिजल्ट था 100% था। क्योंकि उस जमाने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे बड़े मशहूर आदमी, प्रोफेसर रामा रेड्डी साहब। वो कहते थे भाई आप कहीं नकल वकल तो नहीं कराते हो कि 100% हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में। मैंने कहा साहब ऐसा तो चार्ज मत लगाइए, ना आपको तो इनाम देना चाहिए कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं होता। खैर मैं 3 साल तक वहाँ प्रिंसिपल था, 1982 से 85। भारत में सबसे पहला हेल्थ यूनिवर्सिटी विजयवाड़ा में स्थापित हुई, आंध्र प्रदेश तक। तेलंगाना तो अभी बाद में बना, उस वक्त केवल आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला जो विश्वविद्यालय हेल्थ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी वो विजयवाड़ा में बनी। उसका जी नाम था एपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। बाद में उसको एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। आज लगभग सभी प्रांत में हेल्थ यूनिवर्सिटीज हैं, उस वक्त वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी हेल्थ की। तो हेल्थ यूनिवर्सिटी बन गई स्टेट में। तो ये हुआ कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी या एमबीबीएस करने वाले जो एलोपैथी के कॉलेज, सारे कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट, चाहे डेंटल कॉलेज हो या और भी किसी, इस तरह से सबका एफिलिएशन हेल्थ यूनिवर्सिटी जो बनी उसमें हुआ। नेचुरोपैथी का जो मेरा कॉलेज था उसका ये कहा जाने लगा कि भाई आपको हम एफिलिएट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपका ये कोर्स जो अभी 4.5 साल का है वो 5.5 साल का न कर दिया जाए, और एमबीबीएस और बाकी जो कोर्सेज हैं उसके अखबार न लाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको अपग्रेड करते हैं। मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगाया, और उसी दौरान क्या हुआ कि सन 1985 में मेरा कार्यकाल पूरा हो गया उस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में। मैं दिल्ली वापस आ गया, ये सेंट्रल काउंसिल में। वहाँ प्रोफेसर सूर्य नारायणा जी थे उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये आपको मैं इतिहास बात बता रहा हूँ, शायद ही कोई इतना डिटेल में बताता। उन्होंने कहा भाई इस कॉलेज को अगर हमें अफिलिएट करना है तो इसके कोर्सेज को अपग्रेड करने के लिए एक कमीशन बनाना पड़ेगा। डॉक्टर पांडे साहब तो चले गए हैं वहाँ दिल्ली, तो हम एक कमीशन बनाते हैं, इंस्पेक्शन कमीशन। उसके वो चेयरमैन रहेंगे और भी वो 2 लोग सदस्य रहेंगे, और उस कोर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए इस पर वो सारा रिपोर्ट तैयार करेंगे इंस्पेक्शन पर। तो इस तरह से एक इंस्पेक्शन कमेटी बनी, और जिसमें मेरे साथ डॉक्टर रेड्डी साहब थे मेंबर, डॉक्टर सत्यनारायणा जी अब नहीं है, वो थे मेंबर सेक्रेटरी। और हम लोगों ने एक बेहद रिपोर्ट तैयार की कि 5.5 साल का
BNYS कोर्स चालू किया है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। और वो रिपोर्ट हमारी मंजूर हुई, और जो एपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस थी, उसने 5.5 साल का BNYS कोर्स स्वीकृत किया और हमारे कॉलेज को अफिलिएट किया। वो उस कॉलेज को अफिलिएट और BNYS डिग्री के अप्रूवल के साथ हिंदुस्तान में और कई जगह पर लोग इस तरफ बढ़े। कर्नाटक में एक संस्थान है, वहाँ SDM नेचुरोपैथी कॉलेज है, उसने वहाँ मैंगलोर यूनिवर्सिटी में इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्लाई किया और मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने स्वीकृत कर दिया उनको BNYS चालू करने। फिर MGR यूनिवर्सिटी है हेल्थ साइंसेस की तमिलनाडु में, वहां पर उसी रिपोर्ट्स की कॉपी मंगा करके लोगों ने अप्लाई किया और वहां भी BNYS चालू हो गए। इस तरह से आज देश में लगभग 50 से ऊपर कॉलेजेस हैं जहाँ BNYS की पढ़ाई हो रही। 5.5 साल का कोर्स है प्राकृतिक चिकित्सा और योग का, और उसमें उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल, और जो BAMS, BH, BUMS या MBBS जो कोर्सेज हैं उसके स्टैंडर्ड को के आधार पर ही इस कोर्स का भी रचना किया गया। अब एक नई चीज हुई कि इस कोर्स में अकुपंचर एक सिस्टम है, उसको भी लोगों ने उसका भी एक पेपर डाल दिया। ये जब मैं शुरू में अप्रूव कराया था तब ये नहीं था सिलेबस में, अब अकुपंचर भी आ गया है। तो जो हमारे बच्चे अब पढ़ करके निकल रहे हैं 5.5 साल कोर्स, एक तो उनमें हीन भावना नहीं, और वो अपने को फुल फ्लैश डॉक्टर मानते हैं और इस योग वो हैं भी, और वो योग, नेचुरोपैथी और अकुपंचर इन तीनों सिस्टम्स का प्रैक्टिस करने लगे। मैं जब प्राकृतिक चिकित्सा में आया तो उस वक्त योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लोग कहते थे ये क्वैकरी है। क्वैकरी माने इसका हिंदी शब्द क्या होगा? आस्ते आस्ते जो हमारे बुजुर्ग प्राकृतिक चिकित्सक थे उन्होंने मेहनत किया और ये दिखाया लोगों को कि ये क्वैकरी नहीं है। इस चिकित्सा पद्धति से एक क्रॉनिक डिजीजेस और लाइलाज बीमारियां, अनक्यूरेबल डिजीजेस जिसको कहते हैं, उनमें भी इस चिकित्सा पद्धति से लाभ होता है। बहुत सारे रोग, दमा के रोगी ठीक हो जाते थे, अर्थराइटिस के रोगी ठीक हो जाते थे, पेट के रोगों के लिए तो प्राकृतिक चिकित्सा रामबाण है, कोई भी रोग हो। यहाँ तक कि कैंसर के केसेस आने लगे और उसमें भी बड़ी सफलता हुई, उसमें कई नई नई चीजें हुई। तो ये जो हुआ, इससे लोगों ने जो क्वैकरी का टैग लगा रखा था वो क्वैकरी का टैग समाप्त हुआ, लेकिन लोग प्रशंसा नहीं करते थे। दूसरे पद्धति के जो चिकित्सक हैं वो हमें प्रशंसा के निगाह से नहीं देखते थे। उनको लगता था कि भाई ये सब बिना दवा के ठीक करने वाले ये सब क्या हैं, और हम लोगों की वजह से उनका थोड़ा हानि भी होती थी, क्योंकि बहुत सारे उनके मरीज घर आ जाते थे ठीक ना होने पर। तो खैर थोड़े दिन बाद लोग प्रशंसा भी करने लगे कि भाई ये ठीक है। उसके बाद आज जो हालात है कि हर जगह प्राकृतिक चिकित्सा की धूम है। हम लोग अपने जीवन में, जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया 1967-68 में, तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, सीखा 65 लगभग 1965। तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी वो भी दिन आएगा कि किसी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा को स्थान मिलेगा और पढ़ाया भी जाएगा, हमारे जैसे लोगों को बुलाया जाएगा कि आप लेक्चर दो। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में ये तीनों चीज देखी थी। जबकि लोग निंदा करते थे कि ये क्वैकरी है, जबकि प्रशंसा नहीं करते थे, लेकिन
ये निंदा करना छोड़ दिया था, और आज ये तीसरा काल जहाँ हर जगह प्राकृतिक चिकित्सा की धूम है और लोग स्वागत करते हैं। आज हमारे पास इतने इनविटेशन होते हैं लेक्चर्स के, मैं कई जगह जा नहीं पाता हूँ। आज 50 से ज्यादा कॉलेजेस चल रहे हैं पूरे देश में, जहाँ BNYS की डिग्री दी जा रही है और हेल्थ यूनिवर्सिटीज के द्वारा दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इस चिकित्सा से जुड़ करके मुझे गौरव का भी अनुभव होता है, और ये लगता है कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की इस चिकित्सा से जुड़कर। हालांकि शुरुआती दिनों में मेरे कई मित्र और यहाँ तक कि घर के लोग भी डिस्करेज करते थे कि भाई आप क्या ये दिन भर लगे रहते हैं, इसमें कोई अच्छा धंधा पानी करो, पढ़े लिखे। लेकिन इस प्राकृतिक चिकित्सा ने मुझे एक स्थान दिया इस फील्ड में, और मैं जहां भी रहा, जिस पद पर भी रहा, प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने नहीं छोड़ा। मैं ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड में प्रोफेसर एंड हेड था स्कूल ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन का। वहां मैंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग के तमाम कोर्सेस चालू किए, इनोवेटिव। वहां से फिर मेरा वाइस चांसलरशिप मुझे प्राप्त हुआ 5 साल के लिए अरुणाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी में। वहां भी मैंने प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कराया। वहां BNYS के लड़के अब पढ़ करके पास होकर के निकल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा की धूम रहेगी पूरे देश में, और ये लोग अपना अपना योगदान दे सकेंगे। ये मेरी यात्रा है अब तक की। मेरे यात्रा में दो, एक तो प्राकृतिक चिकित्सा है, दूसरा ये हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में तो आपके साथ बहुत सारे लोग बातचीत करने वाले मिल जाते हैं। मैं सोचा कि वही प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास को मैं आपको बता दूं। जी धन्यवाद सर। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है आज आपके साथ जुड़ना, क्योंकि नेचर क्योर का जब भी नाम लिया जाएगा, मैं समझता हूं आप एक नेचर क्योर के उसमें पिलर का काम करते हैं। आप एक पिलर हैं। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में हम दिलीप कुमार साहब का नाम लेते हैं या अमिताभ बच्चन जी का नाम लेते हैं, उसी तरह आपका नेचुरोपैथी में नाम लिया जाएगा और आप स्तंभ में। इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। मैं एक साधारण प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि आज हमारे ख्याल में देश में मेरे साथ के जितने भी पुराने प्राकृतिक चिकित्सक थे, बहुत कम लोग रह गए हैं। जी एक यहाँ डॉक्टर गुप्ता जी हैं गुड़गांव में, एक कानपुर में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी हैं, और बाकी हमारे समय के साथी अब रहे नहीं। उनमें मैं ही बचा हुआ हूँ, और ईश्वर की कृपा है कि स्वस्थ हूँ, जी चलता रहेगा। और जी चिकित्सा के पुराने जो चिकित्सक थे वो कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओगे तो इसके साथ लॉन्जिविटी भी जुड़ी हुई है। और कई प्राकृतिक चिकित्सक कहते थे कि देखो, मेरे साथ पढ़ने वाले सारे नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, और मैं हूं अभी और स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा को जीता हूँ। जो भी प्राकृतिक चिकित्सा को जीता है, एक तो गारंटी है कि वो स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगा। शायद इसीलिए मैं भी इस उम्र में स्वस्थ हूँ और दीर्घायु हूँ। प्राकृतिक चिकित्सक के जितने भी पुराने चिकित्सक हैं, सभी को नमस्कार, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ ये बात करके। जी धन्यवाद सर। हम दुआ करेंगे भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दें, ताकि आपका साथ और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और आपके इस क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज तो आपने अभी जर्नी शेयर की है। मैं समझता हूँ हमारे दर्शक जो हैं उनको बहुत एक ज्ञान, मोटिवेशन और इतिहास, 3 चीजों का आज कॉम्बिनेशन मिला। क्योंकि ज्यादातर लोग नेचर क्योर के बारे में नहीं जानते और उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते।
तो आज हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे सर कि नेचर की ओर आप, जैसा कि हमारा ये सीरीज है भारत की बात कर रहे हैं कि 1947 का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है और 2047 में भारत कैसा होगा। तो हम उसी तरह नेचर की ओर की बात करते हैं क्योंकि आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, शुरुआती से ही मैं कहता हूँ जुड़े हुए हैं नेचर की ओर से। तो नेचर की ओर के प्रति लोगों का विश्वास और नेचर की ओर एज ए ट्रीटमेंट, इसके बारे में कुछ बताएं आप हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नेचर क्योर जो सिस्टम है, इसके जो मौलिक सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत हमारे प्राचीन पुस्तकों में मिलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का जो दो प्रमुख सिद्धांत है, वो एक तो ये है कि ये जो शरीर है, इस शरीर में कुछ ऐसी क्षमताएं मौजूद हैं कि अगर ये रोगी हो जाए तो ये अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। आपका हाथ टूट जाता है, डॉक्टर क्या करता है, दोनों हड्डियों को एक साथ रख देता है, शरीर उसको जोड़ देता है, बिल्कुल आपका हाथ जुड़ जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का पहला जो मान्यता है कि शरीर शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता है, बशर्ते कि उसको ठीक करने दिया जाए। और दूसरा इसका मौलिक सिद्धांत है कि सारे रोगों का जो मूल कारण है वो है शरीर में विजातीय पदार्थों का जमा होना। विजातीय पदार्थ माने जिन चीजों की जरूरत शरीर में नहीं है। तो जब सारे रोगों का मूल कारण विजातीय पदार्थों का जमा होना है, तो स्वाभाविक है कि उसका एक ही इलाज है कि शरीर से जो भी विजातीय पदार्थ हैं उनको निकाल दो बाहर, शरीर को स्वच्छ कर दो, सफाई कर दो और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये जो मौलिक सिद्धांत हैं, ये हमारे प्राचीन पुस्तकों में भारत के मिलते हैं। मैं उसमें एक चीज जोड़ता हूँ, भाई इन दोनों के साथ एक सिद्धांत और जोड़ने की जरूरत है कि शरीर को जो भी पोषण मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो शरीर जो है डिफिशियंसी डिजीजेस से पीड़ित हो जाए। किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को B12 की कमी है, किसी जो कमी है उसको पूर्ति करो। और शरीर में इतना भी कोई चीज मत डालो कि वो विजातीय पदार्थ के रूप में शरीर में जमा हो और कष्ट देने लगे। तो शरीर को उतनी ही चीजें देना चाहिए, उसी मात्रा में जितने की उसको जरूरत है। ज्यादा दोगे तो भी गड़बड़ है, उससे भी रोग होगा। तो डिफिशियंसी डिजीजेस न हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सिद्धांत कोई नए नहीं है, हमारे आयुर्वेद में और प्राचीन ग्रंथों में सब मिलते हैं। लेकिन इन सिद्धांतों को लेकर के विदेशों में कुछ लोगों ने बड़ा काम किया। जैसे एक साहब हुए लुई कुने, जर्मन थे ये। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि शरीर में विजातीय पदार्थों के इकट्ठा होने पर रोग होता है, और उसका नाम रखा है इन्होंने यूनिटी ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस इज वन, दैट इज accumulation of morbid matter in the body, and cure lies in eliminating those morbid matter from the body. लुई कुने ने एक किताब भी लिखी, उस किताब का नाम था न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। अच्छा, इस किताब को दुनिया के लगभग बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद हुआ। भारत में
आंध्रा में एक डॉक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने इस किताब को तेलुगु में ट्रांसलेट किया सन 1900 के लगभग। और यहाँ बिजनौर में एक वकील साहब थे, श्रोति किशन स्वरूप, उन्होंने इस पुस्तक को उर्दू और हिंदी दो भाषाओं में अनुवाद किया। और इस पुस्तक का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि जगह जगह नेचुरोपैथी सेंटर्स खुलने लगे, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत दिए हुए थे उस सिद्धांत के अनुसार वो जल चिकित्सा करो और एनिमा लो और हिप बाथ लो, ये सब जो शरीर को अंदर से सफाई करने की और बाहर से सफाई करने की जो चीजें चली, उससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ, बड़े तेजी से प्रचार हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में पढ़ने गए थे, ये क्योंकि शाकाहारी थे, वहां ये खोज करते रहते थे कि कहाँ शाकाहारी भोजन मिले, और वहीं इनके खोज में वो मिल गया वेजिटेरियन सोसाइटी लंदन में, उसके ये सदस्य बने। और वहां इन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के तमाम साहित्य का भी परिचय हुआ। तो ये एक लुई पुणे की किताब, सॉरी, अडल्फ जूस्ट की एक किताब है, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। इस पुस्तक से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और ज्यादा से ज्यादा मालूमात शुरू कर दिया और खुद पर प्राकृतिक चिकित्सा के नुस्खों को आजमाने भी लगे। और आस्ते आस्ते वो हालत ये हो गई कि वो बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सक बन गए। और आपको शायद याद हो, उन्होंने उर्ली कांचन नाम की एक जगह है पुणे के पास, महाराष्ट्र में, वहां एक निसर्गोपचार केंद्र यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसकी स्थापना की, आज तक चल रहा है। और हम लोगों ने जब प्राकृतिक चिकित्सा शुरू किया था, तो हमारे लिए वो चिकित्सा केंद्र जो उर्ली कांचन का निसर्गोपचार केंद्र है, उससे बहुत सहायता मिलती थी। एक तो कोई साहित्य मंगाना हो तो वहां से मिल जाता था, और दूसरे हमें लोग क्वैक कहते थे, तो हम उन्हें कहते थे कि देखो महात्मा गांधी ने एक चिकित्सालय बनवाया था, और उस चिकित्सालय में गांधी जी खुद चिकित्सक थे सबसे पहले, और 2000 से ज्यादा रोगियों का उन्होंने इलाज किया। उसके बाद उसका चार्ज उन्होंने बालकोवा जी को दिया। बालकोवा जी के बारे में शायद आप लोग जानते हो ना, जानते हो, विनोबा भावे जी इस देश के बहुत बड़े संत, वो तीन भाई थे। एक भाई उनके बालकोवा जी थे, वो भी बहुत बड़े संत थे, और उनको गांधी जी ने कहा कि भाई तुम ये प्राकृतिक चिकित्सा संभालो, यहाँ सर्वोपचार को केंद्र को देखो। और उन्होंने पूरा जीवन अपना उस केंद्र पर उठाया। अभी मैं साल भर पहले वहां गया था, वहां जाने पर बड़ी शांति की अनुभूति। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा गांधी जी के आने से बड़ा पॉपुलराइज है। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पर काफी साहित्य भी लिखे, और उन्होंने काफी उनका सैद्धांतिक योगदान है। भारतीय ये हिंदुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सा के दो डिफिनीशंस हैं। एक डिफिनीशन है इंडियन डिफिनीशन, परिभाषा, डिफिनीशन माने परिभाषा। प्राकृतिक चिकित्सा की दो परिभाषाएं, एक परिभाषा है भारतीय। भारतीय परिभाषा ये कहती है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। पंच महाभूत माने हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत हैं, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और इन्हीं पंच महाभूतों से इलाज का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। गांधी जी ने कहा भाई ये कैसे है? ये जो हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश है, ये तभी तक शरीर पर काम करती है जब तक कि शरीर में प्राण हो। एक मुर्दे पर आप लगाते रहो मिट्टी की पट्टी,
कुछ भी वो असर नहीं होगा। तो जब तक प्राण है तब तक ये पंच महाभूत काम करता है। तो वो जो प्राण तत्व है उसका भी तो हीलिंग होना चाहिए। उसका हीलिंग कैसे होगा, उसकी चिकित्सा कैसे होगी? हवा पानी मिट्टी अग्नि आकाश उस पर काम नहीं करेगी। उस पर काम करेगी राम नाम। राम नाम माने प्रार्थना। अपने आस्था के अनुसार आप प्रार्थना करें। तो इस तरह से 6 तत्व हो गए प्राकृतिक चिकित्सा में। पंच महाभूत प्लस राम नाम। गांधी जी का राम नाम जो था, राम नाम का मतलब आप ये निकालिए कि वो अपने आस्था के अनुसार प्रार्थना, ईश्वर की उपासना। जी। तो इस तरह से 6 तत्वों से प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होने लगी। और गांधी जी के जमाने से लेकर के आज तक, अब कई चिकित्सकों में, चिकित्सालयों में तो ये प्रथा नहीं है। सभी चिकित्सालयों में सुबह शाम सारे रोगी, सारे चिकित्सक, जो भी वहां कार्यकर्ता, सब लोग बैठ करके प्रार्थना करते और राम नाम या कोई भी गीत जिसको जैसा भी आता था वो अपना, और हर आदमी अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने मान्यता के अनुसार प्रार्थना करता था। सर्वधर्म प्रार्थनाएं भी प्रचलित की गई, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ा अंग है प्राकृतिक चिकित्सा। और मैंने अपने जीवन में देखा कि आप कुछ भी बन जाओ, आपको शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जाए। आध्यात्मिक उत्थान होगा तभी शांति मिलेगी। और जब तक व्यक्ति अशांत है तब तक वो स्वस्थ नहीं है। उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप अस्वस्थ मानिए। इसकी बहुत लंबी व्याख्या है। तो ये जो व्याख्या है ये भारतीय व्याख्या है। दूसरा एक डॉक्टर लिंडलार की व्याख्या है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, वो भी बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि नेचर क्यूर इज ए सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग in accordance with constructive principles in nature on physical, mental, moral and spiritual planes of living. ये इनका मतलब ये है कि नेचर क्यूर इज ए सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग ऑन physical, mental, moral and spiritual planes of living in accordance with constructive principles in nature applied to individual life. यानी प्राकृतिक चिकित्सा व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक 4 पहलुओं पर निर्मित करने का एक विज्ञान है। ये निर्माण कैसे? प्रकृति में अंतर्निहित जो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, निर्माणकारी जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार व्यक्ति को निर्मित करने का एक विज्ञान है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आदमी जो है कम से कम 4 तलों पर जीता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक। तो नैतिक रोग भी होता है। अनैतिक आदमी जो है अस्वस्थ समझिए। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ आदमी बड़ा खतरनाक। तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक 4 पहलुओं पर आदमी को इलाज करना चाहिए। और प्रकृति में 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत ये है कि हर चीज निर्मित हो रही है। एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ, वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर के जवान हो जाएगा, शादी विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा। पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो इस नियम के अनुसार ही है। आज नहीं कल हर चीज को विदा होना है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन से मरना भी शुरू कर देता है, उसका जीवन कम होता जाता है। मैं भी कभी बच्चा था, अपने जवानी में
बड़ा अच्छा लगता था खुद को अपनी शक्ल देख करके। और अब देखो, है ना, सब चीज जो है बुढ़ापे में बुरी लगने लगी। तो प्रकृति में ये जो एक बीज है उसको अंकुरित करके और पेड़ पौधे बनाना, ये सब निर्माणकारी विद्या है, निर्माणकारी सिद्धांत है प्रकृति। और वो पेड़ सूख करके एक दिन गिर करके और खत्म हो जाए, ये उसके डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आदमी बच्चे से जवान हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। अब बूढ़ा होकर के एक दिन मर जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है। तो कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार व्यक्ति को निर्मित करो ताकि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, है ना। डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर पावर कर जाएंगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये सारे सिद्धांत वेस्ट में, जर्मनी में खास तौर पर, और तमाम देशों में, यूके में, अमेरिका में, ये सब पैदा हुए। तो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के दो तरह के मत हैं। एक मत तो ये है, हम लोग जो मानते हैं कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं हमारे पुस्तकों में पहले से हैं, और हम इन मूल सिद्धांतों के अनुसार जीते भी रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई, इसके तमाम सिद्धांत, तमाम किताबें और तमाम जो टेक्निक, ट्रीटमेंट टेक्निक्स पैदा हुई वो जर्मनी और अन्य देशों में पैदा हुई। तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भुलाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं भुलाना चाहिए। और वो कई लोग जर्मन ओरिजिन की मानते हैं। असल में एक सज्जन हुए प्रेजनिस, उनकी एक लंबी कहानी है। मेरे ख्याल में लंबा हो रहा है विषय, लेकिन ये सुन लेना जरूरी है। उनको कई लोग फादर ऑफ नेचुरोपैथी मानते हैं। वो इसलिए कि प्रेजनिस ने ये जल चिकित्सा शुरू किया था। जर्मनी के ही वहाँ एक जगह है, ये नाम याद नहीं पड़ रहा है इस वक्त, वहां के थे ये। और ये एक किसान थे। और हुआ क्या कि ये देखते थे एक दिन, एक हिरन एक तालाब के किनारे रोज आता है और कुछ लंगड़ा करके चलता है। उसको चोट वोट कुछ होगी, उसका पैर कुछ जो क्षतिग्रस्त था, चोट लग गई होगी। तो रोज पानी में वो अपना पैर डालता है और लंगड़ा के आता था। और वो रोज देखते थे उसको कि ये आता है इस टाइम और पानी में पैर थोड़ी देर डाल के रखता है, फिर जाता है बेचारा लंगड़ा। और आस्ते आस्ते एक दिन देखा उन्होंने कि अब तो ये दौड़ने लगा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये प्रेजनिस एक दिन किसी घोड़े गाड़ी पर चल रहे थे, उस पर से गिर पड़े और उनके ऊपर से वो गाड़ी चल पड़ी। इससे वो काफी घायल हो गए। और वहां के आसपास के जो भी डॉक्टर थे उस जमाने में, उन्होंने कहा भाई अब तुम ठीक नहीं हो सकते। तो उन्हें वो हिरन याद आया कि ये हिरन जो है पानी का इलाज खुद कर करके ठीक हो। तो उन्होंने कुछ पानी की पट्टियां अपने घावों पर लगाना शुरू किया और इस तरह से वो ठीक हो गए थे। तो बड़े मशहूर हो गए। और वो इतने मशहूर हो गए कि आसपास के लोग उनके पास इलाज के लिए आने लगे। और आस्ते आस्ते हुआ ये कि उनको एक बहुत बड़ा एक जगह बनानी पड़े मरीजों को एंटरटेन करने के लिए। तो हवा पानी और भोजन और मूल रूप से जल चिकित्सा किया था। कई राज परिवार के लोग आने लगे। और अंत में फ्रांस की जो सेना का प्रमुख था, उसने एक कमीशन बना करके भेजा कि भाई ये देखो क्या है ये जल चिकित्सा। उन लोगों ने जा करके वहां बिजनेस के पास ठहर करके अध्ययन किया कि ये क्या करते हैं, कैसे इलाज है। और उन लोगों ने फिर मान्यता दी उनको। तो इस तरह से बिजनेस साहब का नाम आया। उनको लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा के जनक हैं। और उनके पास तमाम इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से प्राकृतिक चिकित्सा सीखने आए और अपने अपने
जाकर के उन्होंने प्रचार किया। सर ये पहलू है। ये चिकित्सा पद्धति भारतीय भी है और विदेशी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये मान्य चिकित्सा पद्धति है। योग के साथ आयुर्वेद योगा के साथ ये नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा जुड़ी हुई, तो ये चल रही है अभी ऐसा। जी। तो सर जैसे मैं अभी, जब आया तब से अब प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अंतर है और जी बहुत प्रगति किया है। अब 5.5 साल के कोर्सेज चलते हैं। हमारे जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे, जबरदस्ती लोगों को हम लोग बुला बुला करके ट्रेनिंग देते थे और जबरदस्ती नेचुरोपैथ बनाते थे कि हमारी संख्या थोड़ी बढ़े। जी लेकिन अब नेचुरोपैथी कॉलेजेस में एडमिशन मुश्किल है। अगर आप अच्छे मार्क्स से नहीं पास हुए हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल एमबीबीएस जैसा कोर्स है। काफी प्रगति हुआ है। भारत सरकार भी मदद कर रही है, इसका भविष्य भी अच्छा है। जी जी। जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आयुर्वेद का या योग का मुहिम चलाया है, स्वच्छ अभियान का मुहिम चलाया है। अब ये नेचर क्योर का भी उसमें वो पूरा योगदान है उनका। वो इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की पद्धतियों को, भारत की पुरानी सभ्यता को, पुराने ट्रेडिशंस को, मान्यताओं को, सब वो एक माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा सर, अभी आपने जैसे बताया कि एक बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब पीरियड्स, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिव पार्ट से एक एज के बाद आपने बताया कि वो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, जिसमें बॉडी बनती है बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, फिर वो धीरे धीरे उसमें आता है। और साथ ही आपने बताया कि विदेशों में भी इस चीज को अपनाया भी जा रहा है और रिसर्च भी की जा रही है और वो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो एक आम आदमी के नजरिए से हमें अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें कि हमारे जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं उसको हम देर तक मेंटेन कर सकें? देखिए, कुदरत में स्वास्थ्य के सारे नियम हैं और उन्हीं नियमों का अनुपालन प्राकृतिक चिकित्सा है। जी स्वास्थ्य के जो नियम कुदरत में हैं उनका अनुपालन प्राकृतिक चिकित्सा है। और क्या नियम है? बहुत सिंपल से नियम है। आम आदमी केवल इतना करे जो मैं बता रहा हूँ कि उसको भूख लगे तो खाना खा ले, भूख ना हो तो खाना न खाए। जो भी खा रहा है उसको कम से कम विकृत करे। कम से कम विकृत करे का मतलब क्या हुआ? लोग खाना ऐसा बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये सब्जी किस चीज की बनी हुई है। जिन चीजों को आप कच्चा खा सकते हो कच्चा खाओ, जिनको पका कर खा सकते हो पका कर खाओ, लेकिन इतना विकृत मत कर दो कि उसके सारे पौष्टिक गुण ही खत्म हो जाए। भूख लगे खाना खाइए, प्यास लगे पानी पीजिए, थक जाए आराम करिए। आराम ही मत करते रहिए, कुछ श्रम भी करिए। एक संतुलन कायम करिए आराम और व्यायाम का। देखता हूँ कि कुछ लोग काम ही करते जा रहे हैं। मजदूर बेचारा सुबह से 16-16 घंटे उसको लोग चूसते रहते हैं, काम ही करते जा रहा है। और एक है कि बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक, दो कदम भी नहीं चलते। तो मजदूर भी बीमार हो जाएगा और ये आदमी भी बीमार हो जाएगा जो 24 घंटा बैठ ही रहा है या लेट रहा। मजदूर को भी श्रम भी करना है और उसको भी पौष्टिक भोजन लेना है और उतना ही श्रम करना है जितना उसका शरीर बर्दाश्त कर सके। ये बहुत जरूरी बात है कि आराम और व्यायाम में एक संतुलन किया। भूख लगे खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, थक जाओ आराम करो और कम से कम 7 घंटे सो। बहुत सारे रोगों का उत्पत्ति सोने के कमी की वजह से होती है। और आजकल जितने भी रोगी मेरे पास आते हैं उनमें खास तौर पर महिलाएं,
मैं देखता हूँ कि उनका नींद बहुत गड़बड़ है। एक व्यक्ति को 7 घंटा सोना चाहिए, 7 साढ़े 7, लोग 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं। क्या होगा उनका? और दुनिया भर की अशांति पाले हुए हैं, एंजाइटी के लेवल बहुत ज्यादा है लोगों को। उसी में ये टेलीविजन और आपका ये मोबाइल, जी स्मार्टफोन, इसका बहुत बड़ा योगदान है। व्हाट्सएप, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ गई, उसमें लोग उलझे रहते हैं, बैठ करके हाथ चला रहे हैं, सोएंगे नहीं, 2-2 बजे 3-3 बजे तक लगे हैं। महिलाओं का एक दिक्कत क्या है कि उनको सुबह बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पतिदेव को भी स्कूल या सॉरी काम पर भेजना है, और खुद को भी अगर काम करती है तो स्कूल जाना है, सो ही नहीं पाती। 100 में 90 महिलाएं जो मेरे पास इलाज के लिए आती हैं, उनका मैं स्लीप रेगुलेट कर उनको काफी लाभ पहुंचा। और उसके लिए देखो, कुदरत में दिन में सूरज उगता है, एक काम करो, रात को अंधेरा हो जाता है, आराम करो, सो जाओ। लेकिन अब बिजली आ गई है, तो ये जो अंदर हमारी घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो गड़बड़ हो गई है। सोने के टाइम लोग जागते हैं और जागने के टाइम सोते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह देर से उठेंगे और फिर शिकायत करेंगे कि मैं बीमार हूँ। अरे भाई, आप चौकीदारी करते हो और मजबूरी है, कोई ऐसी ड्यूटी है कि रात को जाना है, भाई ठीक है, आप चौकीदारी करो या अपनी ड्यूटी करो रात वाली, और दिन में पर्याप्त नींद ले लो, 7 साढ़े 7 घंटे। लेकिन अगर ऐसी बाध्यता नहीं है तो रात को आप आराम से सो ना, और सुबह उठो आराम से। हम्म अगर इस छोटे से नियम का पालन करोगे कि रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे रोग उनको नहीं होंगे। तमाम तरह के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितने वात रोग के लेकर के लोग चीखते रहते हैं कि मुझे वात रोग हो गया है जी, योगराज गोकुल वैद्य जी ने कहा खाने को, वो सब आपका काफी ठीक हो जाए। सोना बहुत जरूरी चीज है, 7 घंटे 8 घंटे के बीच आपको सोना चाहिए। और 2 hours sleep before midnight is better than 4 hours sleep after midnight qualitatively। इसका मतलब ये हुआ कि रात को 12 बजे से 2 घंटा पहले, यानी 10 से 12 बजे का जो 2 घंटे सोना है, वो 12 से 4 बजे तक के सोने से ज्यादा क्वालिटेटिवली, गुणवत्ता के अनुसार ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर जो बातें मैंने अभी बताई उनका जीवन में थोड़ा सा पालन करने लगे, तो कोई कारण नहीं है कि वो अस्वस्थ हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ पैदा हुआ है, उसको स्वस्थ ही रहना चाहिए। अगर कोई अस्वस्थ स्वस्थ पैदा हुआ है और अस्वस्थ हो गए, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी उसने जाने में या अनजाने में की होगी, तभी वो बीमार पड़ा। आप कुदरत के नियमों को पालन करो, और कुदरत आपको कोई कष्ट होने नहीं देगी, और किसी वजह से हो भी गया तो उससे बचा लेगी। आहार, निद्रा, काम, अध्यात्म, इन चीजों पर अगर ध्यान रखें, कोई कारण नहीं है कि आप बीमार पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नशा सेवन, ये भी बहुत बढ़ रहा है। मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने ट्राई कर दिया, इसीलिए उनकी सरकार बहुत जल्दी चली गई। अगर उन्होंने शराबबंदी न की होती, शायद वो 5 साल चल जाते। शराब लॉबी लग गई है। कई चीजें हैं। मुरारजी भाई को लेकर के आपको ये भी बता दूं कि वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर में भक्त। इमरजेंसी में जब बंद थे वो जेल, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर की ओर, वो पब्लिश भी हुई। और उनका मत था कि
कि प्राकृतिक चिकित्सा को कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं। ये जीने की पद्धति है और हम कैसे जिए इसका हमें अधिकार है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जरूरत ही नहीं है। मुरारी भाई तो कुछ चीजों में का मैं प्रशंसक भी हूँ, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड थे, इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें, स्वस्थ जी रहें। जी सर, एक बात और आती है, जैसे आपने अभी बताया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये हमने बात की। एक मैंने कहीं सुना था कि हमारा सांस लेने का भी संबंध है हमारे स्वास्थ्य से, कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, उस वजह से भी स्वास्थ्य की खराब होता है। ये क्या ये सही बात है? कुछ इस बारे में बताएं, सांस लेने की क्रिया की क्या महत्व, कितनी महत्वपूर्ण है, और ये कैसी होनी चाहिए, और ये किस तरह से गलत है। हमारा जो सांस लेना कहा जाता है कि हम सांस भी गलत तरीके से लेते हैं, ये किस तरह से गलत है? थोड़ा इस पे ध्यान, थोड़ा सा बताइए सर। नहीं, श्वास को लेकर के आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। असल में हम लोग पुराने जमाने में कहते थे कि भाई जितना श्वास लेकर के आया है कोई उतना जिएगा। तो जी अगर उसकी सांस, मान लो कि 1 करोड़ सांस लेकर के आए और कोई 1 मिनट में 20 बार सांस ले रहा है, और कोई 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहा है, 12 बार वाला ज्यादा दिन, 12 बार लेगा तो ज्यादा दिन जिएगा, 20 बार लेगा तो कम दिन जिएगा। इस तरह की मान्यताएं पुरानी रही है। खैर, सांस और जीवन ये तो जुड़ा हुआ है, लेकिन सांस ही हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है। आपका जैसा मन होगा वैसे ही आपकी सांस चलेगी। अभी आप गुस्सा हो जाओ, आपको कोई गाली दे दो, अभी आप देखो आपकी सांस जो है तेज हो जाएगी, और आपका जो हृदय गति है वो भी तेज हो जाएगी। सांस तेज होगी, हृदय गति तेज होगी, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाए। अभी आप प्रसन्न हो जाओ, आपका सांस दूसरी तरह से चलने लगे। तो अगर आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना है तो सांस को नियंत्रित करना पड़ता है। आप, अगर आपका अभ्यास है अपने सांस को कंट्रोल करने का, तो कोई कारण नहीं है कि आप कभी उग्र हो जाओ और कभी उदास हो। आप सांस के माध्यम से अपनी उदासी भी दूर कर सकते हो, अपनी उग्रता भी दूर कर सकते हो। स्वर विज्ञान है, ये अलग एक विज्ञान है। आपने देखा होगा लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। बाईं तरफ का स्वर, दाईं तरफ का स्वर, चंद्र स्वर और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला, ये सब शब्द, इन सब पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षेप में ये कि सांस पर अगर आपका नियंत्रण ठीक ठीक है, प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से सांस आपके कंट्रोल में है, तो उस सांस को कंट्रोल कर करके आप अपने मन स्थिति को बदल सकते हैं। हम लोगों के लिए ये है कि हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लिया करें। एक साधारण आदमी के लिए पर्याप्त। नाड़ी शुद्धि, नाड़ियां आपके नाभि के पास हो, 72,000 नाड़ियां नाभि के पास। तो आप सांस लो इधर से गहरी, नाभि को आगे आने दो और आराम से सांस को छोड़ो, नाभि को पिचकने दो। नाभि आगे पीछे चलेगी, नाड़ी शोधन होने लगेगी। तो ये सीखना पड़ता है किसी गुरु से, किसी प्राकृतिक चिकित्सक से, या किसी योगी से। आप बैठ करके
इसको सीख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे बोलने में और आपके समझने में और उसको करने में हो सकता है काफ़ी गलती हो। तो अच्छा है कि किसी गुरु से सीख करके और सांस का अभ्यास करना, प्राणायाम का। उससे आपको शारीरिक और मानसिक, विशेष रूप से मानसिक और साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक रोगों के ठीक करने में बड़ी मदद मिलती है। आजकल एक चीज और ध्यान रखना, जी पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली में रहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे पोल्यूशन में आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, गहरे सांस का अभ्यास करेंगे, तो फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते। तो आप अगर पार्क में टहलने जाते हैं तो ऐसे टाइम जाइए जब सूरज उग चुका हो, ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है कुछ ऊपर चली जाए, है ना। उस वक्त आप अभ्यास करें तो ज्यादा ठीक। तो घर में है कुछ ऐसे मशीनें आ गई हैं जिससे कि शरीर कमरे की पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए, है ना। या फिर ऐसी जगहों पर जाकर के थोड़े दिन रहने का अभ्यास करें, वहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत कम है। सांस जी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सांस का अभ्यास, प्राणायाम जरूर सीखना चाहिए। जी। तो सर वैसे हमारा इस टॉपिक में क्वेश्चंस तो बहुत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें सभी सुनना चाहेंगे, लेकिन समय का अभाव हमें आगे और बढ़ने नहीं देना चाह रहा। तो मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, ताकि हम उसके बाद प्रोग्राम को हम क्लोज कर सकें। मेरी मैसेज ये है कि जब आप बीमार पड़ जाएं तब आप प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आवें, ये ठीक नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों को आप अपने जीवन में उतार, योग के नियमों को आप अपने जीवन में उतारें और सदा स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ी चीज है। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि आप खुद शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और सबल रहें। एक स्वस्थ आदमियों का समूह ही राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। और मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय विषय बना दिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सारे विश्व में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और नवंबर 18 को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। तो इससे इन पद्धतियों के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा बल मिलता है। और इनके प्रचार प्रसार से स्वाभाविक है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो अपने जीवन में इन पद्धतियों को उतारेंगे। मेरी कामना है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, सबल रहे हैं और देश के लिए उपयोगी साबित। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम हेल्थ के ऊपर, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और भारतीय लोगों की हेल्थ के ऊपर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जहाँ जन्म होता है वहीं की पद्धतियां हमारे लिए सबसे ज्यादा कामयाब होती हैं हमारे इलाज के लिए, क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं, उस वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। और आज डॉक्टर एस एन पांडे जी ने हमें सभी कुछ बताया, हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में और सोशल हेल्थ के बारे में। शरीर के तत्वों के किन किन तत्वों को हमें ध्यान देना है, हमारे शरीर 6 तत्वों के बारे में उन्होंने बात की। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे भारत के यूथ की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेहत। फाइनेंशियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहत। अगर सेहत अच्छी है तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, हमारी सेहत खुशी दे सकती है। और आज डॉक्टर एस एन पांडे जी ने जो हमें बताया, उससे हम अगर अपनाएंगे तो हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे और लंबी उम्र होगी। और एक देश तभी ताकतवर बनता है जब वहाँ के निवासी या नागरिक सेहतमंद हों, हर चीज को संभालने के लायक हों।
जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक रहेंगे जो जिंदगी में आएंगी या देश की प्रगति में आएंगी या हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम हर उस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों, मैं एफआईआई के बारे में एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन आप सब लोग जानते ही हैं। एफआईआई श्री दीपक जैन जी हमारे डायरेक्टर जनरल हैं और एफआईआई जो है एमएसएमई को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो सरकार की स्कीम हो या उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल रिस्पेक्टेड दीपक जैन जी हमेशा हर एमएसएमई के साथ है और साथ ही हर भारतीय के साथ है। और ये अपने आप में एक इकलौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ एमएसएमई या बिजनेस की ही बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात करती है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया या स्वच्छ अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और हर क्षेत्र में अपने योगदान दे रही है। और ये करीबन 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है। और इसके साथ ही दोस्तों, इजाजत लेने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले हफ्ते हम एक और गेस्ट स्पीकर के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पे लॉग इन करके आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारी टीम उस पे रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।